मैंने ये लिंक शेयर कर दिया ना, इसमें सारा कुछ दिया हुआ। ये आज का हमारा विषय है। ये देखिए, भी एक नोट बनाने का तरीका है, आकाश ने बनाया, आदर्श ने। गुड। हेलो उपमा। खिलजी वंश में कुल 4 शासकों ने शासन किया। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह और नासरुद्दीन खुसरो शाह। नासरुद्दीन खुसरो शाह बेसिकली खिलजी वंश का तो नहीं था। तो इन चारों का शासन 30 सालों तक था। 1290 से 1320, 30 साल। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी डायनेस्टी ने शासन किया और सबसे ज्यादा समय तक तुगलक डायनेस्टी। ये तुर्की नहीं थे, इसलिए तुर्की अमीर इनको नफरत करते थे। लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च है ये बताते हैं कि ये बेसिकली थे तो तुर्की, मतलब इनका जो मूल था वो तुर्की मूल था, लेकिन ये रहते थे अफगानिस्तान के खल्ज इलाके में। तो उसी खल्ज नाम के इलाके से इनका नाम पड़ा खिलजी। खल्ज का क्षेत्र यहाँ आता है। तुर्की इनको समझते थे कि ये अफगान है, और दिल्ली सल्तनत में जातिवाद बहुत था। खिलजियों के आने से जो सडन चेंज आया दिल्ली सल्तनत में, वो था भारतीयों को उच्च पदों पर बिठाने की परंपरा स्थापित हुई। इसके पहले भारतीयों को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। खिलजी वंश के आने से मात्र वंश परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि शासन पद्धति में भी परिवर्तन आया। वो क्या क्या परिवर्तन आया क्रमशः हम आगे देखेंगे। तो एक हिस्टोरियन है हबीब, मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब ने इन सारे परिवर्तनों को एक शब्द से नवाजते हैं, खिलजी क्रांति। सामान्यतः अलाउद्दीन खिलजी की छवि ऐसे बनी है कि बड़ा ही दुर्दांत था, अतताई था। ऐसा था नहीं, दूरदर्शी था, विद्वान था, बहादुर था। ये देखिए संजय जी का एक और नोट का नमूना, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्होंने बनाया है। ये ऐसे नोट आप तभी बनाते हो जब पढ़ाई को एंजॉय करते हो। इसे क्या है कि चीजें समझ में भी आएंगी, क्योंकि लिखने के क्रम में ही आपको समझ में आ जाएंगी। और ऐसे नोट, खुद का नोट बनाया हुआ देर तक याद रहता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि खुद का आप नोट बनाइए और उसको रिवाइज करने का मन भी करेगा ना। और लाइंड बुक पे नहीं, प्लेन प्लेन नोटबुक लीजिए जिसपे रूल्ड बुक ना हो, और प्लेन नोटबुक पे बनाइए। जैसे क्लास में मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं भी नोट बनाता हूँ ना साथ साथ। तो जैसे जैसे मैं आपको नोट बनाता हूँ वैसे वैसे आप भी उसी उसी प्रकार से बनाते जाओ। उससे दो चीजें होंगी, आपको कितना समझ में आ रहा है, आपको सेल्फ असेसमेंट होता रहेगा। दूसरा, इन बिटवीन अगर कुछ डाउट है तो कीप रेड पेन, मल्टी कलर पेन, तो उसको रेड पेन से नोट कर लीजिए।
और उस डाउट को पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आया, ये कैसे होता है। नहीं नहीं, लेकिन ओवरऑल आइडिया तो मिल ही गया हमें। खिलजी क्रांति प्रोफेसर हबीब ने इसकी संज्ञा दी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जलालुद्दीन खिलजी से। कैकुबाद जलालुद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था समाना का ये शासक था। मैंने नोट वाला लिंक तो यहाँ भेजा है ना, ये क्या, ये ऊपर स्क्रॉल अप करो, उसको पिन कर देता हूँ, तो वो ऊपर पिन हो गया वो नोट। इसमें बताया गया नोट्स कैसे बनाएं। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी, कौन बताएगा। वेरी गुड सुहानी, आदर्श। इसकी प्रसिद्धि बलबन के टाइम में हुई। बलबन ने इसको इंचार्ज बनाया था मंगोलों को रोकने के लिए पश्चिमोत्तर प्रांत में सेना नायक। लेकिन इसका राजनीतिक उत्कर्ष शुरू हुआ है कैकुबाद के टाइम में। कैकुबाद ने इसे समाना में ही, जहां का ये रहने वाला था, समाना का इसको सूबेदार नियुक्त किया और सर ए जानदार पद पर नियुक्त किया। सूबेदार इज लाइक चीफ मिनिस्टर, सर ए जानदार लाइक बॉडीगार्ड, बॉडीगार्डों का हेड। देखो मैं बताऊं, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अगली बार हो जाएगा, क्रम होता है ना। तो ये कैसे सुल्तान बना, पिछले एपिसोड में हमने बताया था। सुल्तान बनने के बाद ये 1 साल तक किलो कड़ी ही रहा, वो दिल्ली गया नहीं। क्योंकि ये दिल्ली की जनता से डरता था कि कहीं दिल्ली की जनता इसको डिस एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दे। एक दिन ऐसा है कि ये बलबन के महल में गया, तो बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए इसे दिल्ली की जनता बड़ा ही इंप्रेस हो गई। जलालुद्दीन की बात हो रही है। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन किया। इनका शासन कुल 30 वर्षों तक 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा।
इतनी हत्याएं क्यों की? पिछली क्लास में नहीं थी तुम? फिर उसमें नहीं पता चला? हाँ, ये कमेंट तो दिख रहा है। जलालुद्दीन जब सुल्तान बना तो वो बूढ़ा था, काफी उम्र दराज था, और उसको ये भी पता था कि सरदारों के षड्यंत्र ने राजशाही को पस्त किया हुआ है। तो इसने एक नीति अपनाई सरदारों को संतुष्ट करने की। तो सरदारों को अपने पदों पर बने रहने दिया। जैसे बलबन का भतीजा था मलिक छज्जू, ये कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, उसको बने रहने, कोतवाल सूबेदार था, बने रहने दिया गया। दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन, इसको भी नहीं छेड़ा गया। वजीर था ख्वाजा खातिर, इससे भी। सुल्तान के 3 बेटे थे, इसको उपाधियां इन्होंने बांटी। खाने खामा, अरकली खां, कद्र खां। और इसने एक नीति पर काम करना शुरू किया जो सभी सरदारों के बीच सद्भावना पर आधारित थी। बर्नी यहां तक लिखता है कि एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। 70 साल का था ये, और खून खराबे से बचने लगा, पलायनवादी हो गया। हिंदुओं के धर्मांतरण को इसने हतोत्साहित किया, और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का समर्थक बन गया, सिर्फ इसलिए कि हिंदू बगावत न करें। इसके टाइम में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह भी होते हैं, लेकिन विद्रोह का दमन करने में इसने दुर्बलता का परिचय दिया। इसने डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली कि मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं, और मुसलमान खून बहाना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विद्रोह ना हो। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया, कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था 1290 में। और खुद को सुल्तान बन गया ये। उपाधि धारण कर ली मुगीसुद्दीन की, और अपना कुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए। तो जब एक बंदे ने विद्रोह किया तो आसपास के बहुत सारे लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। अवध का सूबेदार हातिम, मलिक बहादुर, आदम गाजी, अब इस विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान को जाना ही पड़ा, और अपने बेटे अरकली खां को लेकर के छज्जू को बंदी बना लिया गया। छज्जू ने माफी मांग ली, तो उदारता का परिचय देते हुए मुल्तान का सूबेदार बना दिया गया।
और यहां तक बोला कि जितने भी लोग पराजित हुए हैं, हारे हैं, उनसे सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। और इसी मलिक छज्जू के जाने के बाद कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया इसके भतीजे गुरसास्प। गुरसास्प अली, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी बनता है। अब इसकी उदारता है इसके लिए घातक सिद्ध हुई। कुछ और इसने काम किए, जैसे दिल्ली में ठग, दिल्ली में 1000 ठग पकड़े गए थे, तो सुल्तान को इसको दंडित करना था, लेकिन इनको इसने नाव में बिठा करके भेज दिया बंगाल। बंगाल भिजवा दिया। अमीरों ने कहा कि ये कठपुतली जैसा है, तो क्यों ना इसकी हत्या कर दी जाए, और फिर से किसी तुर्की को सुल्तान बनाया जाए। और अमीरों ने एक तुर्की को खोज भी लिया, ताजुद्दीन कूची। बंगाल उस समय सल्तनत का एक दूर का छोर था, ने दमन ही तो नहीं किया इसने, तो जितना दूर हो सकता है उतना दूर भिजवा दिया। दूरी का एक भाव था कि दूर कर दो इनको यहां से। सुल्तान को अमीरों के षड्यंत्र का भी पता चल गया, तो उसने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया, बस एक ही सजा दी कि 1 साल के लिए दरबार से बहिष्कृत, बाहर कर दिया। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जलालुद्दीन का शासन सभी वर्गों की सद्भावना और सहयोग पर आधारित था। खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा स्थापित की। जलालुद्दीन ने हिंदुओं को धर्मांतरित करने की नीति त्याग दी। वह हिंदुओं के धर्म और रीति रिवाजों का समर्थक था। जलालुद्दीन खिलजी की उदारता ही उसके लिए घातक सिद्ध हुई। इसमें सही क्या है? ये चारों सही है। एक और इसके नीति की आलोचना की जाती है
भारत का पड़ोसी है, अरब का पड़ोसी है ईरान। तो शेख फरीद का शिष्य था, उसका नाम था सिद्दी मौला। ये दिल्ली में आया था, ईरान से आया था ये, और दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री भोजन करवाता था। तो जलालुद्दीन का जो बड़ा शहजादा था खाने खाना, ये इससे प्रभावित हो गया। बहुत सारे अमीर भी इससे प्रभावित हो गए। सिद्दी मौला पे आरोप लगाया गया कि खुद को सुल्तान बनने के लिए इन्होंने 2 हिंदुओं को सुपारी दी है, ये षड्यंत्र करने के लिए। एक हिंदू का नाम था हथिया पायक, और दूसरे का नाम था निरंजन कोतवाल। इन दोनों अधिकारियों को तो मौत दे दिया गया, और सिद्दी मौला को बड़ी दर्दनाक मौत दी गई। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। इसको हाथी के पैरों तले कुचलवा के मार डाला गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाथी था, तो ये सेंट ही हार्मलेस था। एक सेंट के साथ ऐसा सलूक, एक काला धब्बा है इसके लिए। इसी उदाहरण से ये पता चलता है कि इसकी उदारता एक ढोंग थी, हृदय से उदार नहीं था, हृदय से मजबूत था। लोगों ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, इसकी कीमत तुम चुकाओगे, और इसकी कीमत इसने चुकाई भी। कुछ ही दिनों में इसका बड़ा बेटा जो खाने खाना था, इसकी मौत हो गई। बेटा वाला तब इसको पता चला कि इसने कुछ गलत कर दिया है। तो ये पहली समस्या थी। दूसरी समस्या इसकी बन के आई मंगोल। मंगोल लगभग हर एक दिल्ली सुल्तान की समस्या रहे हैं। तो मंगोलों से निपटने के लिए इसने सीमा पर अरकली खां की नियुक्ति की, और मंगोलों ने 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किया। लेकिन अरकली खान ने इनको हरा दिया। चूंकि इसकी प्रसिद्धि मंगोलों के पराजित करने से ही थी, तो ये मंगोलों को कैसे पराजित करना है जलालुद्दीन खुद भी जानता था, कि रणनीति और चक्रव्यूह का निर्माण कैसे करना है। तो अब्दुल्ला को बंदी बना के लाया गया। सजा देने की बजाय जलालुद्दीन ने अब्दुल्ला से संधि कर ली और उसको बाइज्जत वापस जाने दिया। इसके बाद एक दूसरे मंगोल ने, उलूग ने फिर कुछ दिनों बाद आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के समझाने पर अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और भारत में ही बस गया। सुल्तान ने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया।
और इनके रहने के लिए एक शहर छोटा सा बना दिया जिसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में अभी भी एक कॉलोनी है मंगोलपुरी। चूंकि ये नए नए मुसलमान बने थे, 4,000 लोग इस्लाम को कबूल किए थे, इसलिए इन्हें कहा गया नए मुसलमान। दिल्ली में। तो ये तो था मंगोलों के प्रति इसकी नीति। राजस्थान में रणथंभौर का किला अभी तक किसी सुल्तान से जीता नहीं जा सका था। और यहाँ का राजा है हम्मीर देव। ये इतना ताकतवर हो गया कि दिल्ली सल्तनत को ही चुनौती देने लगा। 1920 में सुल्तान ने इसको हराने के लिए इसके किले को घेर लिया। सॉरी, 1920 नहीं, 1290 में। नहीं, तो तमिस वाले चैप्टर में बताया था, वहां से हार के आ गया था ना। तो ये घेरा डालने आया, लेकिन इसकी दुर्गमता को देख करके वापस लौट गया, ये कहते हुए कि मैं मुसलमान के एक बाल को ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता हूं। और बिना जीते ही 1291 में वापस लौट गया। लेकिन एकमात्र इसकी विजय हुई है दिल्ली में मंदौर की, 1292 में। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति अलग नीति अपनाई। उसने सिद्दी मौला को उसके राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड दिया।
ये दोनों सही है। अलग नीति इसलिए अपनाई क्योंकि वो उनसे संघर्ष नहीं करना चाहता था, और सिद्धिबोला को मृत्युदंड दिया, लेकिन व्याख्या नहीं है। बोल ही नहीं आया। फिर से देता हूँ। अब आया। कभी कभी पोल तभी भी नहीं आ रहा है जब हम 1 मिनट से कम का ड्यूरेशन करते हैं पोल का, तो पोल नहीं आ रहा है। इसलिए 1 मिनट करना होता है। दूसरी समस्या, कड़ा और मानिकपुर का इसका भतीजा सूबेदार था, अलीगढ़ शासक। तो ये 2 in 1 था। सुल्तान का दामाद भी था, सुल्तान का भतीजा भी था। कड़ा और मानिकपुर पे पहले कौन सूबेदार था अलाउद्दीन के पहले? छज्जू। छज्जू ने भाप लिया था कि अलीगढ़ शासक महत्वाकांक्षी है, तो इसने इसको कहा कि ऐसा है, तुम जवानी अपनी ऐसे ही बिता दोगे, क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारे बाप का राज्य इतना ही है, इस राज्य को फैलाते हो, साउथ जाओ और धन इकट्ठा करो। और इसने सुल्तान से आज्ञा ली कि मालवा में स्थित है भिलसा, उसको जीत लिया, और भिलसा में बहुत सारा इसको धन प्राप्त हुआ। इसमें एक बड़ा हिस्सा इसने सुल्तान को दिया। सुल्तान ने इसको कड़ा और मानिकपुर के साथ साथ अवध, अलाउद्दीन जीत लिया, अवध का भी सूबेदार बना दिया। इसके बाद देवगिरी। देवगिरी ये महाराष्ट्र वाले इलाके में यहाँ था, और चूंकि व्यापार होता था यहाँ से, तो बहुत ही समृद्ध था ये। इसकी समृद्धि के बारे में सोच करके, चूंकि ये सल्तनत के मित्र थे ये,
हाँ जी, क्या हुआ? तो मैं क्या बोल रहा था, अवध, अवध भी इसको दे दिया। देवगिरी पर इसने अटैक किया। हालांकि देवगिरी दिल्ली सल्तनत का मित्र था, तो इसने सीधे परमिशन जलालुद्दीन खिलजी से ली नहीं। इसने एक दूसरी जगह चंदेरी पर आक्रमण करने की योजना बनवाई कि हम चंदेरी पर आक्रमण करेंगे। चंदेरी चूंकि राजपूत राज्य था और शत्रु भी था, तो इसके लिए आक्रमण की आज्ञा इसको मिल गई, परमिशन। तो 8,000 चुने हुए घुड़सवार लेकर के ये 1296 ईस्वी में देवगिरी की तरफ चल पड़ा। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमण था जो देवगिरी में हुआ है। देवगिरी का इस समय चंद्रदेव, सॉरी, रामचंद्र राजा था, यादव वंश का था ये। ये सब अली गुरसास की बात हो रही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है, छज्जू की नहीं। छज्जू ने इसको भड़का रखा है बस, और किसी की नहीं। रामचंद्र भी बहुत ही बहादुर योद्धा था। इसने मालवा को, मैसूर को जीत लिया था, योग्य शासक था। चूंकि इतनी बड़ी सेना लेकर के डाउट होना लाजमी था, तो ये एलिचपुर तक पहुंच गया। तो लोग सोचे कि ये क्या अटैक करने जा रहा है, कोई उम्मीद भी नहीं किया था। एलिचपुर में इसने अफवाह उड़ाई कि अपने चाचा के शासन से दुखी है और इसको राज्य से निकाल दिया गया है और तेलंगाना जा रहा है नौकरी खोजने। तो किसी ने इसको रोका भी नहीं। और अचानक से इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, और ये भी खबर फैला दी कि 2 लाख की सेना दिल्ली से पीछे पीछे आ रही है अटैक करने के लिए। पर रामचंद्र तो दंग रह गया, उसको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा अटैक हो जाएगा तुरंत। रामचंद्र के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसका बेटा था लक्ष्मण देव, शंकर देव, ये बाहर गया हुआ था, देवगिरी के बाहर गया हुआ था। रामचंद्र संधि का भी मूड बना ही रहा था कि शंकरदेव ने सुना कि आक्रमण हो गया, तो शंकरदेव अपनी सेना के साथ वापस आ गया और पीछे से अलाउद्दीन की सेना पर इसने हमला कर दिया। अलाउद्दीन अब वापस मुड़ करके शंकरदेव से जूझने लगा। आधी सेना बाढ़ दी शंकरदेव से जूझने के लिए, आधी सेना रामचंद्र से। शंकरदेव को पता नहीं कैसे ये डाउट हो गया कि जो सेना शंकरदेव से लड़ रही है वो वही सेना है जो दिल्ली से आने वाली थी, 2 लाख की सेना, जिसकी बात अलाउद्दीन कर रहा था, पहले ही अफवाह उड़ाया हुआ था। तो इसके तो हाथ पांव फूल गए। तो ये भी संधि करने के लिए कन्विंस हो गया, रामचंद्र भी, शंकरदेव भी। और धन के साथ साथ एलिच कुछ प्रांत की सारा लगान हर वर्ष देने के लिए राजी हो गया, और बहुत सारा धन इसको प्राप्त हुआ। इसी देवगिरी के विजय की घटना ने ये पक्का कर दिया कि यही अली गुरसास पे ही आगे चल करके सम्राट बनेगा। रामचंद्र देव ने अपनी बेटी की शादी कर दी अलाउद्दीन से। दक्षिण से अपार संपत्ति लेकर के वापस लौटा। जलालुद्दीन को उसे खबर भी नहीं थी कि ये सब हो रहा है। जलालुद्दीन उस समय था ग्वालियर में। जलालुद्दीन का विश्वास पात्र अहमद चक उसको बताया कि अलाउद्दीन ने आपसे परमिशन ली थी चंदेरी की और अटैक कर दिया हमारे दोस्त रामचंद्र पर।
अब इसको तो गुस्से से आग बबूला हो गया। चंदेरी को कहाँ जीता उसने? ये भिलसा पर आक्रमण किया था 1295 में, और देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 में। चंदेरी पर तो किया ही नहीं। बेटियों की शादियां मजबूरी में की जाती है ना। अब यहाँ चाचा और भतीजे में टकरार होगी। चाचा को लगा कि मेरे भतीजे ने मेरी नाफरमानी की है, वो की भी थी। अब चाचा को लगा कि मुझे अलाउद्दीन को दंड देना चाहिए। जलालुद्दीन को, अलाउद्दीन को भनक लग गई। उसने एक लेटर लिखा और सुल्तान को सॉरी बोला, और कहा कि सारा धन जो लूट करके लाया है वो सुल्तान को सौंपने के लिए तैयार है, और चूंकि इतना ज्यादा है कि वो सुल्तान को आकर के ही रिसीव करना पड़ेगा। कड़ा मानिकपुर आए तो ये मानेगा कि सुल्तान उसको माफ कर दिया है, अगर सुल्तान नहीं आएगा तो ये मानेगा कि माफ नहीं किया है और सुसाइड कर लेगा या बंगाल भाग जाएगा। तो चाचा जी तो सेंटी हो गए कि मेरा भतीजा इतना हमको प्यार करता है। फटाफट जल मार्ग से चले, नाव मंगाई और कड़ा मानिकपुर चल पड़े। सेना को कह दिया कि तुम सड़क रोड से आओ। अलाउद्दीन का करीबी था अल्मास बेग, उसने जलालुद्दीन को सलाह दी कि आप कोई लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, आप वहां पे हथियार हथियार लेके मत जाइए, भाई भतीजे के पास जा रहे हैं, वो क्रेडिट मतलब पैसे लेके आया है। तो इन्होंने हथियार भी छोड़ दिया। अलाउद्दीन आया, पैरों पर गिर पड़ा। सुल्तान भावुक होकर के उसको गले से लगा ही रहा था, तभी अलाउद्दीन ने इशारा किया और मोहम्मद सलीम ने सुल्तान पर हमला कर दिया। सुल्तान घायल हो गया और अलाउद्दीन के दूसरे सहयोगी इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इख्तियारुद्दीन हुद 20 जुलाई 1996 को अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और सुल्तान के कटे हुए सिर को कड़ा और मानिकपुर में घुमाया जाता है, और एकमात्र मलिक फखरुद्दीन के अलावा सुल्तान के सभी साथियों को मार डाला जाता है। तो इसीलिए कहावत है, भाई भतीजा भांजा भार भाट भूमिहार, इन छह भकार से सदा रहो होशियार। किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी विजय ने उसके दक्षिण विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। देवगिरी के अभियान में उसे अपार धन प्राप्त हुआ था।
समझ गया। तो जलालुद्दीन का हो गया वध। फखरुद्दीन को छोड़ दिया क्योंकि फखरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल था और वो बड़ा ही पुराना था, मतलब वो बलबन के ही जमाने से था और उसको दिल्ली का सारा आइडिया था और वो किसी का वफादार नहीं था, टेक्निकल आदमी था वो, सिर्फ पैसे के लिए काम करता था। फखरुद्दीन को नहीं छोड़ना चाहिए था। भाई मेरी बात सुनो। हाँ, पूछो पूछो। तुमको क्या तकलीफ है किसी को नहीं मारा तो? अलाउद्दीन से ज्यादा जालिम तो तुम निकले। अरे एक आदमी बच गया तो दुख हो रहा है। अब तो बेचारा वो भी नहीं इस दुनिया में। क्यों छोड़ दिया? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? अल्टीमेटली तो मर ही गया ना। पता नहीं क्यों छोड़ दिया, हो सकता है उसको च्यवनप्राश खिलाता हो, आधार कार्ड बनवा दिया, पैन कार्ड बनवा दिया, क्या रिलेशन रहा होगा फखरुद्दीन से, ये कौन जान सकता है। हो सकता है उसका नाम ही गलत शब्द से शुरू हो रहा है, इसलिए दया आ गई होगी, ये तो खुद ही मरा हुआ है, इसको क्या मारना। फखरुद्दीन। हाँ पूछो क्वेश्चन, जल्दी करो। हैं? मैंने तो नहीं कुछ किया डिसेबल उसेबल। डिसेबल कैसे होता है? भाई मैंने नहीं कुछ किया है। हाँ हो तो गया अरेंजमेंट। आ तो रहा है दो लोगों का। अब तुम लोग ट्राई करने के लिए ना आओ, मैं अलाउ कर रहा हूँ तो भाग जा रहे हो। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, शुरू करते हैं गजनबी से लेके एकदम लास्ट इब्राहिम लोदी तक, तो हमारा जो देखते हैं हम कि ये लोग खाली मार कटारी पे है, मतलब
गद्दी के लिए अपने चाचा को मार दिया, फिर इसको मार दिया, उसको मार दिया, फिर चालिया ने मार दिया, रजिया को मार दिया, रुकनुद्दीन को मतलब हमेशा एक दूसरे को मार के ही दूसरा गद्दी में बैठता है। उसमें ब्लड रिलेशन मैटर नहीं करता, उसमें इमोशनल रिलेशनशिप मैटर नहीं करता, कोई कुछ भी, इंसानियत भी मैटर नहीं करता, कोई इंसानी वैल्यू भी नहीं है। और ये हम देखते हैं एंशियंट पीरियड को छोड़ देते हैं, एंशियंट पीरियड में हम इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हम इस तरह की मार्केटरी नहीं देखते हैं कि गद्दी के लिए बाप को मार दे रहा है, चाचा को मार दे रहा है। मतलब इट्स वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, एक दो केसेस, वो भी बहुत ज्यादा जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो या कोई अन्याय हो रहा हो। लेकिन सल्तनत पीरियड में ये बहुत ही आम बात है, यहाँ तक कि निजामुद्दीन औलिया जैसे व्यक्तित्व को भी जहर दे दिया जाता है, जैसे एक संत को जहर दे दिया जाता है। तो सर इसका जो असर है, जो ये इनकी मेंटालिटी है, ये कहीं ना कहीं इनके जो शासन में भी प्रभाव विस्तार करता है। ये कहीं ना कहीं तो जनता में भी इसका इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं हर चीज में इसका रिफ्लेक्शन तो होगा ना सर। क्योंकि जब आप इस तरह से कर रहे हो किसी के साथ, जैसे अलाउद्दीन का ही एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो जलालुद्दीन खिलजी उसका सगा चाचा था प्लस ससुर था, उसके बावजूद भी बिना कुछ सोचे उसने उसका गला काट दिया, तो उसका जो वो रिफ्लेक्शन है, ऐसे ही सबका ही है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जनता के ऊपर भी तो आई होगी, वो उसकी हर चीज शासन में भी तो आई होगी। तो सर ये जो इनकी मेंटालिटी और क्रूरता है और ये जो इमोशन बेस्ड इनह्यूमैनिक बारबरियन बिहेवियर है, इसका हमारे सोसाइटी में और इतिहास में और बाकी चीजों में क्या असर हुआ है? क्या हम इससे प्रभावित हुए हैं? क्या अभी भी जो हमारे बाद की जो पॉलिटिक्स देखते हैं, हालांकि मुगल पीरियड में भी हम औरंगजेब से पहले इतना नहीं देखते जितना सल्तनत पीरियड में होता है, तो इसका असर क्या रहा है इन मेंटालिटी का सर? ये मेरे मन में सवाल आया है। तो सर प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइए इसका क्या हम निकाले, क्या इसका असर था भारतीय सभ्यता? ठीक है जी। पहली तो बात यह है कि जैसे लॉर्ड एक्टन का वचन है ना कि पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली। शक्ति पूरी तरह से व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। ऐसा नहीं है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, आपके अंदर जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार है। अच्छा, तुम्हारा मैं ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वॉइस आ रही है। व्यक्ति के अंदर जो ऑलरेडी गंदगी है, भ्रष्टाचार है, शक्ति सिर्फ उसको उजागर होने की या मैनिफेस्ट होने की सुविधा जुटा देती है। शक्ति करप्ट नहीं करती, सुविधा जुटा देती है कि आपके अंदर का विकार बाहर आए। ठीक है, पहली तो बात है। दूसरी बात है कि सल्तनत काल में हम देखते हैं कि ये लगातार ही होता गया है। उसके पीछे कारण है, जिस व्यवस्था का आधार शक्ति हो उस व्यवस्था का परिणाम हत्या में ही होगा। शक्ति के प्रदर्शन पर ही जाके समाप्त होती है। दिल्ली सल्तनत या किसी सल्तनत या मुगल सल्तनत, इनकी व्यवस्था का आधार है शक्ति, पावर। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। और ये जंगल राज है, जंगल में भी यही चलता है। शेर के पास शक्ति है, शेर सबको खा जाता है। जंगल राज क्यों है? क्योंकि जो शासक वर्ग है उसका इंटरेस्ट है प्रभुताई में, सॉवरेनिटी में। और ये सब दिल्ली सल्तनत में नहीं है, मुगल सल्तनत में भी है, और ये हिंदू सल्तनत में भी है, और ये मौर्य काल में भी है। गुप्त काल थोड़ा अपवाद है, क्योंकि गुप्त काल तक हम एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच चुके थे। लेकिन शुरुआत में ये सभी कालों में, उसके पैसे पहले हरियंक वंश में है। हरियंक वंश का तो नाम ही है प्रत्युहंता वंश। वो अपने बाप को मारे बिना वो गद्दी पे बैठे ही नहीं कोई भी। कहीं भी पावर है, कहीं भी शक्ति है, तो वहां ये होगा ही होगा, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। लोकतंत्र में हुआ आपातकाल क्या था? जो इमरजेंसी लगी इंडिया में, और यहाँ पे प्रधानमंत्रियों को अपने बेटों को मारने के भी आरोप लगे हुए हैं शक्ति के लिए। वो सब क्या था? ये जो स्पीसीज है ना, ये स्पीसीज ही ये काम करती, क्योंकि ये इनकी मेंटालिटी है। प्रश्न ये है कि जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, दुनिया जानती ही नहीं थी क्या हो रहा है। दरबारी षड्यंत्रों का जनता को पता भी नहीं चलता था। वो हमें पता इसलिए चलता है कि इनके दरबारियों ने किताब लिख रखी है। वो किताब कुछ लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा आधुनिक युग में, और उन्होंने उस पर रिसर्च किया और दुनिया को बताया। अब पता चला है हमें कि जलालुद्दीन खिलजी को मारा अलाउद्दीन खिलजी ने। उस जमाने में उनकी जनता को नहीं पता था। उस जमाने में छोड़ो भी 50 साल पहले एक गांव की खबर दूसरे गांव में कई साल लग जाते थे पहुंचने में। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था।
और राजमहल की खबर कौन किसको बताता? तो जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनता का एकमात्र कंसर्न था 2 जून की रोटी कमाना, बस। आज भी देखो, मैं मिडिल क्लास फैमिली को देखता हूँ, उसका एक ही कंसर्न है, नौकरी करता है, एक ही कंसर्न है कि बच्चों को पढ़ा लिखा ले, रोटी कमा ले, रिटायरमेंट के लिए 2-4 पैसे जोड़ ले, बस दवाई वाई का पैसा आ जाए। उसका पूरा कंसर्न आज भी वही है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाता। तो ये भी नहीं सोच पाते थे। तो जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जनता इनको देख करके प्रभावित या अप्रभावित नहीं होती थी, इनसे प्रेरित या अप्रेरित नहीं होती थी। ठीक है, तो चलिए, समय आपका व्यतीत हो गया। फिर हम, ये फाइनल लीडर बोर्ड है आपका, आगे कल हम बात करेंगे। अभिमन्यु फर्स्ट, नेहा सेकंड, जूही थर्ड, किस्मत, गुड़िया, सपना, पूजा, सुहानी, मलयजोत, सभी। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। पेपर 1 की क्लास आप लोग भी जरूर कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए, नहीं तो जून में महंगा पड़ जाएगा। पेपर 1 को अवॉइड ना करो। लो, बाय बाय।